एप्पल्स के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हों, वह आप सिर्फ 10 मिनट में सीख पाओ? वेल, इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, जो कि इंग्लिश में थी, और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 3 कहानियों के माध्यम से लगभग 15 मिनट में बताए थे। लेकिन स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर के कारण बहुत से लोग उस स्पीच को सुनने से वंचित रह गए, जिसका आज मैं हिंदी वर्जन लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें सारे शब्द स्टीव जॉब्स के होंगे और आवाज़ मेरी होगी। स्टीव जॉब्स कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सबके साथ बोलने का मौका मिला। सच कहूँ तो यह मेरे लिए थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि मैं कभी भी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। आज पहली बार है मैं ग्रेजुएशन के इतने करीब खड़ा हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, और कुछ नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में है। मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही रीड कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि ड्रॉप आउट करने के बाद भी मैं 18 महीने तक वहीं भटकता रहा। अब सवाल यह है कि जब मैं वहीं था तो मैंने कॉलेज छोड़ा ही क्यों? इसका जवाब यह है कि यह सब मेरे पैदा होने से पहले ही शुरू हुआ। मेरी बायोलॉजिकल माँ एक अविवाहित युवा कॉलेज ग्रेजुएट थी। उन्होंने तय किया कि मुझे गोद दे दिया जाए, तो तय हुआ कि मुझे गोद लेने वाले एक वकील और उनकी पत्नी होंगे। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए थी। आधी रात को एक और जोड़े को फ़ोन किया गया जो अडॉप्शन की वेटिंग लिस्ट में थे। उनसे पूछा गया, हमारे पास एक बेबी बॉय है, कि आपको ये चाहिए? उन्होंने कहा, बिल्कुल चाहिए। बाद में मेरी बायोलॉजिकल माँ को पता चला कि मुझे गोद लेने वाली माँ कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और पिता ने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया है। उन्होंने अडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। जब उन्हें यह वादा दिया गया कि मुझे कॉलेज जरूर भेजा जाएगा, तब जाकर के उन्होंने साइन किया। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो मेरी फैमिली की हैसियत से कहीं ज़्यादा महंगा था। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी सेविंग्स मेरे फीस में जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में क्या बनना है और कॉलेज इसमें मेरी क्या मदद करेगा। 6 महीने बाद मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। कॉलेज छोड़ने के बाद मैं आज़ाद था, उन क्लासेस में जाने से जिनमें मेरा मन नहीं लगता था, और सिर्फ वही सीखने के लिए जो मुझे सच में पसंद था। उसी दौरान रीड कॉलेज में देश का शायद सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी सुलेख का कोर्स होता था। ऑफिशियली मैं कॉलेज में नहीं था, लेकिन मैं कैलीग्राफी क्लास में बैठने लगा। मैंने उस क्लास में सीखा सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, अक्षरों के बीच स्पेसिंग, और यह कि एक बेहतरीन टाइपोग्राफी क्या होती है। यह कला इतनी सुंदर थी कि इसे साइंस भी पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कभी मेरी ज़िंदगी में काम आएगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब ये सब काम आया, और हमने मैक में ये सब डिजाइन किया। मैक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट न करता तो शायद मैं उस क्लास में कभी न जाता, और अगर वह टाइपोग्राफी न होती तो शायद आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वह सुंदरता देखने को न मिलती। यही मैंने सीखा, आप जिंदगी में आगे देखकर कभी भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा पीछे देखकर ही कनेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए आपको किसी न किसी चीज पर भरोसा करना ही होता है, खुद पर, किस्मत पर या प्रकृति पर। इस नज़रिए ने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, और इसी भरोसे ने मेरी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। मेरी दूसरी कहानी प्यार और हार के बारे में है, कि मुझे बहुत कम उम्र में वही काम मिल गया जो मैं करना चाहता था, जिस काम में मेरा मन लगता था। लगभग 20 साल की उम्र में मैंने अपने दोस्त वाच के साथ मिलकर अपने माता पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की। यह सब इतना रोमांटिक नहीं था। मेरे पास अपना कमरा नहीं था, तो मैं दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोता था। मैं कोक की खाली बोतलें लौटाकर खाना खरीदता था। ढंग का खाना खाने के लिए मैं हर रविवार 7 मील चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था। मुझे वह बहुत ही पसंद था। जहाँ भी मैंने अपनी क्यूरियोसिटी और इंस्टीट्यूशन के चलते जा घुसा, बाद में बेशकीमती साबित हुआ। 10 साल में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी $2 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से ज़्यादा लोग काम करते थे। और फिर मुझे अचानक उस कंपनी से निकाल दिया गया। तुम्हें उस कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है?
जो तुमने शुरू किया हो। हुआ यूँ था कि जैसे जैसे एप्पल बड़ी हो रही थी, हमने एक ऐसे आदमी को हायर किया जो मेरे साथ कंपनी चलाने के काबिल लगा। 1 आध साल तक तो सब बढ़िया चला, लेकिन फिर फ्यूचर्स को लेकर हमारे विजन्स अलग हो गए। इस अलगाव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दूसरे की साइड ली और 30 साल की उम्र में मैं सार्वजनिक रूप से कंपनी से बाहर था। जिस चीज़ में मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी वही जा चुकी थी और यह बहुत ही भयानक लग रहा था। मुझे महीनों को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं टूट गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स की पिछली पीढ़ी को निराश किया है। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही बड़ा पब्लिक फेलियर हूँ। एक बार तो मैंने सिलिकॉन वैली से भाग जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो अब भी अपने काम से प्यार है। तो फिर से मैंने शुरू से शुरू करने का फैसला लिया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, फिर पिक्सार नाम की कंपनी, और उसी दौरान मैं एक गजब की लड़की के इश्क में पड़ा जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई जो दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनी और आज पिक्सार दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। और फिर एक असाधारण बात हुई, एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया। मैं फिर से एप्पल में दोबारा पहुंचा। अगर मुझे एप्पल से ना निकाला गया होता तो ये सब कभी ना होता। मैंने सीखा जो काम आप करते हैं उससे उतना ही प्यार करना जरूरी है जितना कि आप प्रेमी या प्रेमिका होने के रिश्ते में करते हैं, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर तुम्हें वो काम अभी तक नहीं मिला है तो ढूंढते रहो, समझौता मत करना, जैसा कि दिल से जुड़े सारे मामलों में होता है, जैसा कि अच्छे रिश्ते में होता है। जब सही चीज़ मिलेगी आप खुद जान जाओगे। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस डीमोटिवेट नहीं होना। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था मैंने कहीं पढ़ा था, अगर तुम हर दिन ये मानकर जियोगे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है तो एक दिन तुम सही साबित हो जाओगे। तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईने के सामने जाकर खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूँ। और अगर कई दिनों तक जवाब नहीं आता तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। पिछले दिनों मुझे कैंसर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि लगभग वैसा कैंसर है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। 3 से 6 महीने से ज़्यादा मुझे जिंदा रहने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा, गो होम एंड गेट योर अफेयर्स राइट। इसका मतलब यह होता है कि अपने बच्चों को वो सब महीनों में बताने की कोशिश करो जो तुम उन्हें अगले 10 सालों में बताने वाले थे। इसका मतलब होता है कि तुम यह सुनिश्चित कर सको कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ ना हो। इसका मतलब होता है अलविदा कहना। उस डायग्नोसिस के साथ मैं पूरे दिन रहा। उसके बाद बायोप्सी हुई। उन्होंने एक एंडोस्कोप मेरे गले से उतारकर मेरे पेट और अंतड़ियों से होते हुए मेरे पैनक्रियाज में एक सुई डाली और कुछ ब्लड सेल्स निकाले। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी बीवी ने बताया कि जब डॉक्टर माइक्रोस्कोप से उन सेल्स को देख रहे थे तो वो रोने लगे थे, क्योंकि यह एक रेयर पैनक्रियाटिक कैंसर था जिसका सर्जरी से इलाज किया जा सकता था। मेरी सर्जरी हुई और संयोग से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब से मैंने समझा कि मौत जीवन की सबसे बड़ी खोज है। वह पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है। अभी इस वक्त तुम लोग नए हो, लेकिन किसी दिन जो आज से दूर नहीं तुम बूढ़े हो जाओगे और साफ कर दिए जाओगे। इतना नाटकी होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे किसी और की तरह जीने में बर्बाद मत करो। दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी मत होने देना। और सबसे ज़रूरी बात, अपने इंस्टीट्यूशन और दिल की आवाज़ सुनकर हमेशा चलने का साहस रखो। आपको पहले से पता होता है कि आप क्या बनना चाहते हो, बाकी सारी बातें दोयम दर्जी की होती हैं। जब मैं छोटा था, द होल अर्थ कैटलॉग नाम का एक गजब का पब्लिकेशन हुआ करता था। उसके आखिरी पेज पर लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। आज आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट होकर नई शुरुआत करने वाले हैं, तो आज मैं आपसे कहूँगा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। भूखे रहो, मूर्ख रहो। मतलब यदि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले तो आप हमेशा सीखने के भूखे रहो और यह मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, अर्थात लोगों के सामने मूर्ख रहो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं पवन की त्यागी उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्पीच को कन्वर्ट करने में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। ऐसे ही और इंस्पायरिंग मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।